आप सभी YouTube दर्शकों और श्रोताओं को डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार। समटाइम्स लाइंग इज गुड, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ शहीद चंद्रशेखर आजाद। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बचपन से ये सुनते आए हैं कि सच बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, सच से डिगना नहीं चाहिए। ये बात सही भी है, हम लोगों को सच बोलना ही चाहिए। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी आपके सच बोलने से किसी का नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, आप कोई धरोहर खो सकते हैं। मेरी मां बचपन में एक कहानी सुनाती थी कि एक कसाई था। वो बकरे को काटने जा रहा था कि बकरा उसके हाथ से छूटकर भाग गया। भागकर वो सड़क पर आ गया और सड़क पर भागते भागते वो एक गली में घुस गया। कसाई उस बकरे के पीछे हाथ में चाकू लेकर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसको जब बकरा नहीं दिखा तो गली के मोड़ पर खड़े हुए व्यक्ति से पूछा कि भाई, तुमने यहां से किसी बकरे को जाते हुए देखा है क्या? उस व्यक्ति को मालूम था कि वो बकरा गली में गया है। कसाई के हाथ में चाकू देखकर वो समझ गया कि वो उसको क्यों पूछ रहा है। उसने बता दिया दूसरे रास्ते कि बकरा उस तरफ गया है। कसाई उस तरफ दौड़ पड़ा और बकरे की जान बच गई। उस आदमी ने झूठ बोला। क्या गलत था? यह आपको सोचना है। बकरे की जान बचाकर उसने कुछ गलत किया क्या? तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां पर हमें किसी दूसरे की भलाई के लिए या समाज की भलाई के लिए झूठ भी बोलना पड़ सकता है। यह बात जरूर ध्यान देनी है कि हमारे झूठ बोलने से किसी का नुकसान ना हो, या यह कुटिलतापूर्वक न बोला जाए, या किसी हमारे निजी स्वार्थ के लिए न बोला जाए। यह बात बिल्कुल सही है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। मगर जब हम अपने विवेक से यह सोच लें कि झूठ बोलने से किसी का नुकसान नहीं होता है और किसी को फायदा होता है, किसी की जान बच सकती है, तो इसको बोलने में मॉरली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद का एग्जाम्पल मैं देकर आपको बताऊंगा और कुछ इनकी अनटोल्ड स्टोरी जो शायद आपको नहीं मालूम है उसको भी आपके साथ साझा करूंगा। चंद्रशेखर आजाद कमांडर इन चीफ थे क्रांति दल के, जो इन्होंने बनाया था और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नाम से जानी जाती थी। बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें काम करते थे और आप सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी का इस देश के लिए क्या योगदान रहा है। इसके पहले कि मैं आजाद जी की जीवन से जुड़ी हुई ये आपकी अनसुनी स्टोरी सुनाऊं, मैं दो व्यक्तियों से आपका परिचय कराना चाहूंगा। पहला, पद्मश्री श्री वशनेश त्रिपाठी जी। आपका जन्म 1914 में हुआ और सन 2006 तक वो सशरीर हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहे। त्रिपाठी जी कौन थे? इनका मूल नाम पुष्करनाथ था। खरे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और संडीला में रहते थे। 1960 में ये तरुण भारत के नाम से एक अखबार निकला, उसके संपादक बनाए गए। बाद में राष्ट्र धर्म और पांचजन्य के भी संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। ये क्रांतिकारी इतिहास के सुविख्यात अध्येता थे। उनको इतना ज्ञान था कि उनके ज्ञान का कोई सानी नहीं था। कारण क्या था? कारण यह था कि जितने भी क्रांतिकारी हुए वो सब इनके मित्रवत थे।
सबसे इनका परिचय था। जब अटल जी को संघ के विस्तारक के रूप में यहां पर भेजा गया तो उनको संडीला में कहा गया कि आप वशनेश त्रिपाठी जी के घर में रुकिए और वहां से अपना कार्य करिए, और वहां से ये दोनों बहुत मित्र हो गए। वशनेश जी करीब करीब सभी सरकारों में इनकी बहुत अच्छी पहचान थी, मगर फिर भी इन्होंने अपना कोई निजी स्वार्थ या कोई निजी लाभ नहीं लिया, ना अपने परिवार के लिए कोई लाभ लिया। मैं यहां पर इनके बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी हुए हैं, इसी युग में हुए हैं, हमारे सामने हुए हैं, और हमने इनको जीते हुए देखा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनसे कई बार मिल भी चुका हूं जब मैं MBBS का छात्र था। और मेरे लिए सबसे बड़ा परिचय क्या था? सबसे बड़ा परिचय है कि यह मेरे सहपाठी डॉक्टर वीर सेन के पिता। इनके बारे में एक कवि ने कहा कि जो कलम सरीखे टूट गए पर झुके नहीं, जो कलम सरीखे टूट गए पर झुके नहीं, ये दुनिया उनके आगे शीश झुकाती है। जो कलम किसी कीमत पर बेची नहीं गई, वह तो मशाल की तरह उठाई जाती है। वशनेश जी की लेखनी में इतना दम था, इतना निडर थे वो लिखने में, कभी कोई पक्षपात नहीं किया। जो सच था, जो खरा था, वो लिखा और वो सबके सामने रखा। ऐसे व्यक्ति के सुपुत्र थे डॉक्टर वीर सेन त्रिपाठी। ये कुशल सर्जन थे और हैं, अभी कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा इनके बारे में मैं बता दूं कि मेरा इनका संपर्क 1976 में हुआ। ये हमारे क्लास फेलो, बैच फेलो, सीट फेलो, कैडवर पार्टनर, लैब पार्टनर, रूम पार्टनर सभी कुछ थे। हम लोग एक ही कमरे में एक साथ रहते थे। हालांकि हम लोगों को अलग अलग कमरे अलॉट थे, मगर रहते एक ही में थे। MS MBBS करने के बाद हम लोगों ने साथ में यही किंग जॉर्ज चिकित्सा, उस समय मेडिकल कॉलेज था, वहां से MS किया और MS में इनको गोल्ड मेडल मिला। बहुत ही स्पष्टवादी, सरल हृदय वाले। तो जब गोल्ड मेडल मिला तो नेचुरली संडीला से आए थे, तो ये हुआ कि नहीं, हम लखनऊ में, इनको बताया लोगों ने कि साहब आप शहर में रहिए, वहां प्रैक्टिस करिए। मगर इनके मन में एक भावना थी कि मुझे गांव जाना है, मुझे छोटे जगह जाना है, वहां पे सेवा करनी है। इन्होंने सब कुछ छोड़ के संडीला में अपनी प्रैक्टिस शुरू करी और एक प्रख्यात सर्जन के रूप में नाम कमाया। अभी भी कर रहे हैं। इनके साथ कुछ एक्सीडेंट भी हुए, इनके हाथों को चोट पहुंची और इतनी चोट पहुंची कि लोगों ने सोचा कि शायद अब ये सर्जरी नहीं कर पाएंगे। मगर इच्छा शक्ति इतनी बलवान थी कि कई शल्य क्रियाओं के बाद इनके हाथ पुनः उसी तरह से अभी भी सर्जरी करते हैं जैसे ये पहले करते थे। साथ में इनकी लेखनी में बहुत दम है। अपने पिताजी की तरह इनकी लेखनी बहुत ही पैनी है। और जो मैं आगे संस्मरण सुनाने जा रहा हूं वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और इन्हीं का ही दृष्टांत है। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में जो मैंने अपना विषय चुना, चंद्रशेखर आजाद जी, जैसा मैंने बताया, ये कमांडर इन चीफ थे क्रांति दल के। तो इन्होंने एक दिन बताया अपने साथी को, विश्वनाथ वैशंपायन, कि जाओ तुम मास्टर रुद्र नारायण से जाकर मेरे 2 चित्र देखो, मेरी फोटो प्लेट वहां पर होंगी, और उनको नष्ट करो, अपनी आंखों के सामने नष्ट करो। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समय क्रांतिकारियों की पहचान अगर हो जाएगी तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो इन लोगों का दमन करती। तो क्रांतिकारी अपनी हमेशा पहचान गुप्त रखते थे।
मगर ये रुद्र नारायण जी के वहां इन्होंने 2 फोटो खिंचवाई थी और वो फोटो प्लेट उनके वहां रखी थी, तो उनको यह डर था कि यदि फोटो उनके आगे हाथ लग जाएंगे पुलिस के तो उनकी पहचान हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जी की केवल 5 ही फोटो उपलब्ध हैं। तो अब वैशंपायन जी नेचुरली उनके कमांडर इन चीफ ने कहा तो मास्टर जी के पास पहुंचे, मास्टर जी से उनकी इच्छा जताई। तो मास्टर जी ने कहा कि भाई देखो, फोटो प्लेट तो मैं तुमको दे दूंगा, मगर जरा ये सोचो कि अगर तुम इनको नष्ट कर दोगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे जान पाएगी कि चंद्रशेखर आजाद जैसा व्यक्ति कैसा दिखता है। आज जो इनकी फोटो मूछ पर ऐंठते हुए आप देख रहे हैं, वो उसी जो बची हुई फोटो है उसका परिणाम है। तो अब वैशंपायन जी के मन में दुविधा आ गई। एक तरफ तो अपने कमांडर इन चीफ का ऑर्डर था और दूसरी तरफ यह मोह हो गया कि कल की पीढ़ी हमारे इस वीर को कैसे पहचानेगी। दोनों ने मंत्रणा की और यह तय किया कि चलो ठीक है, इसको दीवार में चुन देते हैं जिससे ये किसी के हाथ में न लगे, और चंद्रशेखर जी से बता देंगे कि फोटो प्लेट नष्ट हो गई। वैशंपायन जी ने अपने सामने दीवार में चुनवाई और लौटने लगे। तो मास्टर जी बोले देखो, वहां पर जाना और बताना कि फोटो प्लेट नष्ट हो गई। तो वैशंपायन जी बोले कि भाई मैं झूठ कैसे बोलूंगा। तो मास्टर साहब बोले कि क्या तुम हरिश्चंद्र की औलाद हो? अरे अगर कोई धरोहर संरक्षित करने के लिए झूठ बोल भी दोगे तो कोई इसमें अपराध नहीं होगा। लौट कर आए, चंद्रशेखर आजाद जी ने पूछा क्यों भाई, फोटो नष्ट कर दी? आंख तो मिला नहीं पा रहे थे। बोले हां, नष्ट कर दी। आजाद जी विश्वस्त हो गए, आश्वस्त हो गए और ये इनके मन में बात हो गई कि चलो फोटो नष्ट हो गई। जब चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए एल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में, वो भी किसी प्रतिघाती ने ही, भेदी ने ही इनके भेद दिया था, अन्यथा ये मारे नहीं जाते। तब उसके बाद भी, आजादी के बाद भी ये गुप्त ही रहा कि ये फोटो कुछ इस प्रकार की हमारे पास संरक्षित है, और ये बाद में निकाली गई। ये घटना विश्वनाथ वैशंपायन जी ने डॉक्टर वीरसेन त्रिपाठी को उन्हीं के आवास पर सुनाई और कहा कि मैंने भैया से झूठ बोला और मुझे इसका बहुत अफसोस हुआ। मैंने भैया से आज तक कभी झूठ नहीं बोला। भैया कौन? भैया चंद्रशेखर आजाद। तो अगर वो झूठ ना बोलते तो क्या होता? आजाद क्या करते? आजाद वापस भेजते और उन फोटोओं को नष्ट करा देते, और आज हमारे पास उनकी रियल फोटो उपलब्ध ना होती। तो कई बार ऐसा होता है, जब आपको दूर की सोचकर, आगे की सोचकर, धरोहर को संरक्षित करने के लिए, किसी का जीवन बचाने के लिए, किसी की चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए झूठ भी बोलना सीखना पड़ता है। ये उनकी एक रियल फोटो है। कैसे देख पाते आप? ये जो मूछ पर तहमत पहने हुए हैं, मूछ पर हाथ रख के मूछ को ऐंठ रहे हैं, जो फोटो आज सब जगह दिखाई देती है, क्या आपको मिल पाती? ये दूसरी फोटो जो मास्टर जी के परिवार के साथ में बैठे हैं, उनकी पत्नी और बच्चों के साथ में बैठे हैं, ये धरोहर है। ये इसीलिए सुरक्षित रह पाई क्योंकि वैशंपायन जी ने एक छोटा सा झूठ बोला। तो साथियों, कई बार हमें किसी का जीवन बचाने के लिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, अपनी धरोहर बचाने के लिए, किसी अच्छे काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो यह नैतिक रूप से गलत नहीं होता। ठीक ही कहा गया है, समटाइम्स
lying for good and great purpose is not exactly morally wrong. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात सुनी और मैं विश्वास करता हूं कि मेरी बात पर आप जरूर यकीन करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलना शुरू करें, मगर अपने विवेक के अनुसार जो बताए गए परिणाम हैं, जो बताए गए लाभ हैं, उसके अनुसार निश्चित ही किसी भले के लिए यदि हम झूठ बोलते हैं तो वो नैतिक रूप से ठीक ही माना जाएगा। आपसे पुनः अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारा कोई अगला टॉपिक हो तो उसकी सूचना आपको मिल सके। पुनः एक बार आप सभी का नमस्कार और धन्यवाद।